आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में, जिसमें कि मैं आप लोगों को हर रोज़ पॉलिटिकल साइंस का अभी नोट्स आप लोगों के लिए कंप्लीट करा रहा हूँ NCERT बुक से। और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों के लिए कुछ लेक्चर दूंगा और नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा। जिन बच्चों को मेरा पहला वीडियो या जिन बच्चों ने मेरा पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, वो बच्चे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें उसका पहला लिंक दिया हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है कोल्ड वार। देखो बच्चों, कोल्ड वार जिसमें दो सुपर पावर्स यूएस एंड यूएसएसआर, इन दोनों की सबसे बड़ी भागीदारी होती है। यूएस जो होता है वो लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म को फॉलो करता था और यूएसएसआर जो है वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म को मानता था। अब इसमें है क्या कि आपका एक क्वेश्चन है कि सर ये कैपिटलिज्म क्या है या सोशलिज्म क्या है। तो इसे जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि देखो, पूंजीवाद और समाजवाद, कैपिटलिज्म पूंजीवाद होता है और समाजवाद सोशलिज्म है। पूंजीवाद उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें कि सरकार कम से कम हस्तक्षेप करता है, और समाजवाद उसमें कहते हैं जिसमें कि सारी, इसके ठीक विपरीत होता है पूंजीवाद के। इसमें सारी व्यवस्था का संचालन सरकार ही करता है और उसमें क्या है कि उसमें निजीकरण होता है, स्वरोजगार होता है, इसमें पूंजीवादियों का उदय होता है। और यहाँ निजी व्यवस्था लगभग ना के बराबर होती है। जहां तक होता है निजी व्यवस्था का विरोध ही होता है। इसमें सारा का सारा सरकार के हाथ में होता है, सारा कारोबार व्यवस्था जितने भी होती है। अब इसमें एक और टॉपिक है जिसे हम लोग पहले छोड़ चुके हैं, वो है शीत युद्ध। देखो, शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध वैसा युद्ध होता है जिसमें दो या दो से अधिक देश एक ऐसे तनाव में रहते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि सभी देशों में या दोनों आपस में प्रतिद्वंदी आपस में अब हथियारों से, मिसाइलों से वार कर लें। इतनी ज्यादा जबरदस्त लड़ाई। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि यहाँ पे कोई युद्ध वैसा मिसाइल और हथियारों का होता नहीं। इन शॉर्ट हम लोग यह भी कह सकते हैं कि शीत युद्ध वैसा युद्ध है जिसमें कोई भी वास्तविक तौर पे युद्ध नहीं होता है, परंतु युद्ध की संभावना सदैव बनी हुई रहती है। ठीक है बच्चों, यह युद्ध, अब ये क्वेश्चन है कि शीत युद्ध आखिर इसका क्या कारण था होने का, ये शीत युद्ध हो क्यों रहा था। तो शीत युद्ध होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है पूंजीवाद और समाजवाद की विचारधारा। जैसा कि हम सभी जान चुके हैं कि यूएसएसआर जो है वो समाजवाद को मानता था और अमेरिका पूंजीवाद को मानता था। इसके अलावा एक और बात है, दोनों में अपनी सुपर पावर को स्थापित करने की एक कोशिश थी कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं। और चूंकि ये दोनों एक प्रकार से अपने आप में सुपर पावर हो चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद।
अब जब चर्चा द्वितीय विश्व युद्ध की होती है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो बच्चों, जैसा हम विश्व युद्ध के बारे में जो हम लोग जानते हैं बच्चों, तो इसमें देखिए जैसा हम सभी जानते हैं कि यह दूसरा विश्व युद्ध जो हो रहा था वो दो पहला मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था, जिसमें जापान को भारी कीमत चुकाना पड़ा। चूंकि अमेरिका के एक सबसे बड़ी गलती जो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया है, वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और भयावह था। इस स्थिति को यदि आप बच्चों जानोगे तो आप सभी को मैं बता दूं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 बम गिराए, 2 परमाणु बम गिराए थे। उन दोनों परमाणु बम का वैसे तो अलग अलग नाम है, आप यदि लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। पहला परमाणु बम जो 6 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बम। इसे लिटिल बॉय भी इसे बोलते हैं। और दूसरा था फैट बम। वैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ दे कि पहला बम 6 अगस्त को जो गिराया गया था उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था उसका नाम था फैट बम। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट डाउन करते रहें, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो नोट्स में नहीं अवेलेबल करा सकता और वो लिखा भी नहीं जाता, कभी भूल भी जाते हैं, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। ये 2 बम गिराने के बाद जापान तुरंत आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन जो ये बम की घटना हुई उससे अमेरिका का इसमें दो तरह के पंजों से जूझना पड़ा। पहला था कि कुछ इसके आलोचक भी हुए और कुछ इसके समर्थन भी हुए। जो समर्थन हुए तो अमेरिका का तो भाई ठीक था, लेकिन आलोचना होना कहीं ना कहीं इसको अलग, इसकी शक्तियों पे संदेह या इसकी शक्तियों को या इसके नियत पे संदेह किया जा सकता था। और इन सभी घटनाओं में एक बड़ी जो नज़र सामने आई थी वो मालूम ही है कि ये दोनों देश आपस में पावरफुल हो चुके थे, और उसमें संयोग की बात है कि ये दोनों एक ही साथ थे जो कि मित्र राष्ट्र में थे। लेकिन इसके आलोचक में सोवियत संघ भी आ चुका था, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में पावरफुल थे, और जब जाहिर सी बात है शक्तियां बढ़ेगी तो उसका नुकसान एक दूसरे आपस में दिखाने की कोशिश तो हो गई, होड़ तो हो गई कि मैं पावरफुल हूं, मैं पावरफुल हूं। वही हाल इन दोनों के देशों के बीच हो रहा था, और इन दोनों में ऐसी क्षमता आ चुकी थी कि ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे, और जो भी चाहते उसमें कहीं ना कहीं ये अपनी मनमानी करते, और ये दुनिया के हर बड़ी घटनाओं को ये प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। लेकिन शीत युद्ध जो है वो एक गहन रूप, इतनी प्रतिद्वंदता, इतनी जलनशील होने के बावजूद शीत एकदम शांत बना रहा। इसमें कोई भी हथियार वाला युद्ध नहीं हुआ। यही कारण है कि इसे लॉजिक ऑफ डिट्रेस नाम दिया गया। लॉजिक ऑफ डिट्रेस का मतलब है कि जब दोनों पक्षों में किसी हमले के खिलाफ प्रतिक्रिया करने की, इतनी विनाश करने की क्षमता होते हुए भी कोई भी युद्ध का जोखिम नहीं उठाया। यह युद्ध महाशक्तियों और उनके सहयोगियों के तर्कसंगत और जिम्मेदार एवं समझदारी व्यक्तित्व के रूप में व्यवहार करने की उम्मीद थी। शीत युद्ध के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द इमर्ज ऑफ टू पावर ब्लॉक्स।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। बाकी सारा वीडियो आप लोग देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग ये टॉपिक बनाएंगे, उसे पढ़िएगा भी।